ठीक है, तो आज अभी तक के हमने प्रीवियस जो भी चीजें थी, प्रीवियस हमारी जो भी चीजें थी उन सबको हमने देख लिया है। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनके लिए कौन कौन से गुण हमें फॉलो करने चाहिए, इन सब के विषय में आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। A research report is a result of scientific investigation of a brief explanation of the research conduct। ठीक है, आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट किया है, क्योंकि हमारा वैलिडिटी रिलायबिलिटी में हमने देखा कि इसे हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो ज्यादा से ज्यादा जब लोगों तक हमें पहुंचाना है तो हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, हम हर किसी के पास मुंह से जाके नहीं बोल सकते कि हमने ये रिसर्च किया, ऐसे ऐसे किया। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया है उसका एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करे, ताकि कोई भी इंसान उसको पढ़े तो उसको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, जो भी उसको पढ़े उस फील्ड से जो रिलेटेड है या उसको पढ़े तो उसको क्या होना चाहिए कि इजिली उसको समझ में आना चाहिए। ऐसा एक डॉक्यूमेंटेशन हमें तैयार करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट किया है उसके रिगार्डिंग एक हमें छोटा सा या ब्रीफ में जो भी हमने किया उन सबका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च वर्क। ठीक है, जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अच्छे से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डन बाय द रिसर्चर। रिसर्चर ने जिस तरह से किया है, कौन से सर्कमटेंसेस में किया, उन सभी चीजों का ब्रीफ यानी कि क्लियर और सारी चीजों का प्रिसाइज फॉर्म में वहां पे होना चाहिए। हर एक चीज जो आपने किया है उन सब चीजों को उसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप टू प्रेजेंट द रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ थीसिस एंड डेजर्टेशन। ठीक है, हम इनके लिए क्या है, अलग अलग तरह के स्टेप्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना चाहिए, एक रिपोर्ट राइट करना चाहिए, एक रिपोर्ट लिखना चाहिए, जिसमें हमारे किए हुए रिसर्च का सभी चीज इंक्लूड होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस क्या होता है। तो पर्पस हमारा होता है प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, उसे हम, क्योंकि हमें क्या है, वैलिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे रिसर्च को, एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स हमारे रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो इसलिए हमें उसे अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेस होता है, सेमिनार होता है, उनमें हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो ये एक पर्पस होता है हमारे रिपोर्ट राइटिंग का। दूसरा पर्पस क्या होता है, पब्लिश इन जर्नल और आर्टिकल्स। आर्टिकल या जर्नल्स में हमें इसको क्या करना है, पब्लिश कराना है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। और एक होता है कि गेट ग्रांट और फाइनेंशियल एड्स। ठीक है, जो भी आपने रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग किया है तो उसके लिए जो आपको फाइनेंशियली जहां से भी आपने हेल्प लिया, तो उसको गवर्नमेंट से या किसी अच्छी कंपनी से आपको ग्रांट मिले, उस फाइनेंशियल कोई हेल्प मिले, इसके लिए भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। और एक नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, हम मतलब कि कैसे हम इसको जनरलाइज करें, दूसरे तक या दूसरों तक पहुंचाएं, जो भी इससे रिलेटेड है उन सभी तक पहुंचे, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन के लिए भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन पर्पस हैं रिपोर्ट राइटिंग के। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, तो स्टेप्स हमारा क्या क्या है, पहला स्टेप्स है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है उसका लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए, मतलब कि हम उसे तार्किक रूप से, लॉजिकल मतलब क्या होता है, तार्किक रूप से उसका एनालिसिस करके पहले हमें कि क्या है कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए। आपके पास अभी क्या है, रिपोर्ट राइटिंग जब आप करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे जो डाटा है वो कलेक्टेड रहता है। ठीक है, कहाँ पे बहुत सारे डाटा आपके पास रहते हैं, तो उसका एक लॉजिकल आपको एनालिसिस करना होता है कि कौन सा जो मैटर है उसे हम फर्स्ट चैप्टर में लिखेंगे, कौन सा मैटर उसे हम सेकंड चैप्टर में लिखेंगे। ठीक है, कौन से मैटर को लास्ट चैप्टर में लिखेंगे। तो इन सारी चीजों का लॉजिकल एनालिसिस, जो भी आपके पास सब्जेक्ट मैटर है उन सभी का लॉजिकल एनालिसिस आपको करना होता है। ठीक है, ये स्टेप होता है पहला। दूसरा क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन।
ठीक है। आप एक फाइनल आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं जिसमें मतलब कि एक रफ नोट बनाते हैं वही कि क्या क्या आउटलाइंस, मतलब कि उसमें क्या क्या हेडिंग्स होंगे, कौन कौन से सब हेडिंग्स होंगे, उन सब का आप एक क्या करते हैं फाइनल आउटलाइन बनाते हैं और उसी आउटलाइन के साथ आप उसको क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक रफ ड्राफ्ट भी बनाते हैं। एक आउटलाइन बनाने के बाद एक रफ ड्राफ्ट की कहाँ पे कौन सी चीज अरेंज होगी, इन सबको हम डायरेक्ट फाइनल में नहीं लिखते। उन सभी का एक रफ ड्राफ्ट या फिर आप उसको माइंड में बना सकते हैं या फिर किसी कॉपी में या फिर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ है वहां पे भी आप उसको एक रफ ड्राफ्ट की तरह लिख सकते हैं। उसके बाद उसका फाइनल करेंगे। फिर उसे रीराइटिंग और पॉलिशिंग, मतलब कि अब आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाया है, फिर उसको आप एनालिसिस करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं कि कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, या कहीं पे कुछ और चीज तो ऐड ऑन नहीं करनी है। तो वो सारी चीजों का फिर से क्या करते हैं, रीराइट, यानी कि दोबारा से उनको देखते हैं, दोबारा से उनको पॉलिश करते हैं कि जो भी हमने लिखा है उन सभी का सही है या नहीं। ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्लियोग्राफी, आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, किन किन बुक्स को आपने पढ़ा है, उन सभी का आप क्या करते हैं, एक फाइनल बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, एक फाइनल आपके संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं। उसको आप लास्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद राइटिंग ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट, मतलब कि इन सब करने के बाद आप उसे फिर से एक चेकआउट करते हैं कि सही चीजें हैं या नहीं, उसमें कोई भी चीज गलत है सही है तो उन सभी चीजों को कहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना है। उसके बाद आप अपने गाइड से कंसल्ट करते हैं कि ये चीज सही है या नहीं। गाइड अगर आपको कोई सजेशंस देते हैं तो उन सजेशंस को आप लेकर के फिर क्या करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं। तो ये आपका टोटल क्या है, स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग है। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? यस मैम। ठीक है। तो अब आपके थीसिस में कौन कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज होता है, ठीक है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो पहला आपके थीसिस में होता है टाइटल पेज। पहला पेज जो हमारा फ्रंट पेज होता है जिसमें कि हमारे क्या होते हैं, टाइटल होते हैं। टाइटल पेज में क्या होता है, पहले में आपने जो टाइटल लिया है वो होता है ऑथर नेम, यानी कि जो रिसर्चर का नेम होता है, नेम ऑफ गाइड एंड डेट, सबमिशन डेट। ठीक है, किस डेट में आप उसे सबमिट करने वाले हैं या किस ईयर में आप सबमिट कर रहे हैं, वो चीज आपके टाइटल पेज या फिर फ्रंट पेज या कवर पेज में ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका टाइटल, ये सब पूछा जाता है। याद रखिएगा कि ऐसे ही मैं इसको जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रही हूँ, ये पूछा जाता है कि टाइटल पेज में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, कंटेंट में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइटल पेज में क्या इंक्लूड होता है, टाइटल होता है, नेम ऑफ ऑथर होता है, नेम ऑफ गाइड होता है एंड सॉरी सबमिशन डेट होता है। ठीक है, ये चार चीज आपके टाइटल पेज या जो आपका फ्रंट पेज होता है, कवर पेज होता है, उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है कंटेंट में, क्या होता है, कंटेंट में आप लिखते हैं दे कंटेन लिस्ट ऑफ सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। जो भी आपने सेक्शन और सब सेक्शन लिया है, मतलब कि जैसे आपने चैप्टराइजेशन किया है, 4 चैप्टर बनाए हैं, 4 या 5 चैप्टर, तो उन 4 चैप्टर्स के मेन क्या क्या नाम है। जैसे पहला चैप्टर का नाम हमारा इंट्रोडक्शन होता है, नेक्स्ट चैप्टर में लिटरेचर रिव्यू होता है, थर्ड में हम आपका जो टॉपिक का मेन बॉडी है वो होता है। ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ आपका ऐसा होता है, फोर्थ फिफ्थ में आपका कंक्लूजन या समरी होता है। तो इन चीजों के अंदर और आपने क्या सब टाइटल्स डाले हैं या सब सेक्शंस डाले हैं, वो आपके क्या होता है, कंटेंट में इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या लिखते हैं, इट इज एन ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च। ये ओवरव्यू होता है आपके रिसर्च का, जिसमें कि आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपका जो रिसर्च आपने क्या किया है उसका एक आइडिया आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं तो हम पूरा रिसर्च पेपर पहले नहीं पढ़ते, पहले हम क्या पढ़ते हैं, उनका उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारे काम की चीज है या नहीं, या हम जिस तरह का रिसर्च चाहते हैं वो इसमें है या नहीं, ये हमें एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल जाता है। तो वही आपके रिसर्च का भी होता है। थीसिस हमारा कम से कम 200 पेज का थीसिस होता है। ठीक है, तो 200 पेज का थीसिस तो कोई आपका नहीं पढ़ेगा, तो आप क्या देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें कि आप आपका जो आपने रिसर्च किया उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज किया है, कौन सी सैम्पलिंग यूज किया है, क्या क्या आपके रिजल्ट्स आए हैं, उन सब का एक ओवरव्यू आप एब्स्ट्रैक्ट में देते हैं। ठीक है,
यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 पैराग्राफ, ठीक है, 2 और 4 ये और है, या 2 to 4 पैराग्राफ इसमें होता है, ठीक है। 2 से 4 पैराग्राफ में आप अपना पूरे रिसर्च का 200 पेज का एक एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें आपके पूरी मेथोडोलॉजी के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके बाद इसके बाद क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें आप पहले शुरू का जो इंट्रोडक्शन पेज होता है उसमें आप क्या करते हैं कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उस पर्पस क्या है इस रिसर्च को करने का, बैकग्राउंड क्या है इसका, द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या स्कोप्स क्या है, नीड एंड सिग्निफिकेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके रिसर्च का नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या है, आप कौन सा मेथड्स यूज करने जा रहे हैं, क्या पर्पस है आपके रिसर्च का, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है, उन सबको आप कहाँ पे देते हैं, फर्स्ट चैप्टर में देते हैं, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट में जो इंट्रोडक्शन बनाते हैं, इंट्रोडक्शन पेज होता है, उसमें ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होते हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होता है, पर्पस यानी कि, और आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि प्रीवियस उस पे क्या क्या स्टडीज हुई हैं, उनके बैकग्राउंड पे आप क्या करते हैं, आगे रिसर्च बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके इंट्रोडक्शन पेज में इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट आपका आता है फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट, तो उसके बाद ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे सब चीज आपका है, ठीक है। 3-4 चैप्टर जो हमारे बनते हैं, बैकग्राउंड यानी कि बॉडी आपकी रिसर्च की जो बॉडी है, मतलब मेन बॉडी जो है, जिसमें आपने क्या कोर स्टडी किया है, उन सबका अलग अलग चैप्टराइजेशन में आप डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स में क्या आता है कि एम टू समराइज द एनालाइज एंड कमेंट द फैक्ट्स, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, समराइज करते हैं आपने जो रिसर्च किया है, जो आपने फाइंडिंग्स, जो आपने डाटा कलेक्शन किया, डाटा एनालिसिस किया है, उन सबको आप क्या करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं, ठीक है। फाइंड करते हैं कि कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। समराइज करते हैं उनको, फिर एनालिसिस करते हैं और अपना कमेंट देते हैं, ठीक है। एक फैक्ट के बेस्ड पे आप अपना कमेंट करते हैं कि आपको क्या फाइंडिंग मिली, क्योंकि अभी तक जो चीजें कर रहे थे वो क्या था, एक तरह से दूसरे के रिसर्चेस पे या हम कलेक्शन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट वाला सेक्शन होता है वो एक रिसर्चर का खुद होता है, जिसमें कि वो क्या करता है कि फाइंडिंग्स वगैरह अपने देता है, ठीक है। कि और उसके क्या मतलब कि रिजल्ट जो उसने एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे उसे क्या रिजल्ट मिला, उसे एक पैराग्राफ के थ्रू या फिर सेंटेंसेस के थ्रू वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आपका कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में क्या होता है, कंटेंट डिडक्शन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, मैम डिडक्टिव जो होता है मैम वो पॉजिटिविज्म होता है, जिसमें हम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं। लाइक वो सिस्टमेटिक होता है, पैसिफिक होता है, वो मतलब एक चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। और इसका था ना एक कि ये इस स्पेसिफिक टू मैम रियलिस्टिक होता है। स्पेसिफिक टू जनरल होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। किसी को याद है, स्पेसिफिक टू जनरल या यस जनरल? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम इसमें बेसिकली हम एक थ्योरी होती है और उसी के ऊपर हम चीजों को लेकर काम करते हैं। वो एक पहली वो सेट हुआ होता है। एक जो वर्ड है स्पेसिफिक टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक? जी मैम, इंडक्टिव रिसर्च स्पेसिफिक से जनरल की तरह जाता है और डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक की तरह जाता है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है, सही कह रहे हैं, जनरल से स्पेसिफिक। अभी तक हमारा एक जनरलाइजेशन हो रहा था, जनरल चीजें हम कर रहे थे, उसके बाद कंक्लूजन में आप क्या देते हैं कि स्पेसिफिक, कि आपके रिजल्ट का, आपने जो स्टडी किया उसका क्या स्पेसिफिक रिजल्ट आया है, क्या कंक्लूजन आया है, वो आप एक डिडक्टिव स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं, अपना स्टेटमेंट, ठीक है। अभी तक जो हम कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं, जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा, तो अलग अलग रिसर्चेस जो हुई हैं उनके बेस्ड पे हम रिसर्चेस लिखते जाते हैं कि इसके बेस्ड पे हम ये फैक्ट बोल रहे हैं, इनके बेस्ड पे हम ये फैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। उनके फैक्ट पे हम डाटा कलेक्शन करते हैं, उनके फैक्ट पे हम सैम्पलिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन कंक्लूजन में हमारा क्या आता है कि जो भी अब हमारा रिजल्ट एंड फाइंडिंग जो हमने देखा, ठीक है,
कि हमने जो रिसर्च किया, जिस सर्कमटेंसेस में किया, जिन सैंपल्स के साथ किया, तो उसके बाद हमारे जो एनालिसिस आए उनके उनके अकॉर्डिंग हम अपना एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसका क्या यहाँ पे स्टेटमेंट है, या वो क्या रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन आप यहाँ पे देते हैं कंक्लूजन में। क्लियर है? बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग। ठीक है, आपके रिसर्च फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आप अपना एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं कंक्लूजन में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जैसा कि हमने कल ही एक चीज पढ़ी थी वैलिडिटी में, याद है क्या किसी को? इंटरनल वैलिडिटी में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्टेटमेंट या अल्टरनेटिव फैक्ट्स, ऐसा पढ़ा था, याद है क्या? ये किस कंटेक्स्ट में हमने कहा था एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव फैक्ट्स? मतलब एक ही चीज पे फोकस करके जो एक ही चीज को फोकस करके। मतलब एक ही रिसर्च में मैम। या मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा कि आप रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको और भी बहुत सारे कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ रिजल्ट आपको मिल सकते हैं आपके रिसर्च के दौरान ही, लेकिन क्योंकि हमने हाइपोथेसिस में उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया, अपने ऑब्जेक्टिव में उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, तो हम उन चीजों को अपने रिसर्च में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता तो चला ना कि ये चीज हो रहा है इसमें, तो हम उनको क्या करते हैं रिकमेंडेशन में हम देते हैं कि हमने जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये सारी चीजें भी क्या हुई, फाइंड हुई, हमें ये सारी चीजें भी पता चली, तो उन चीजों को आप अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इन पर और फर्दर स्टडी हो सकती है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं। एजम्पशन जो आपको मिल रहा है, एजम्पशन यानी कि कुछ आपको ऐसे चीजें पता चली होंगी कि इस पे और हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है, हमारे पास एक मतलब कि एक लिमिटेशन होता है, तो हमें उसी लिमिटेशन में, या हमने एक रोड मैप बना के दिया होता है एज अ सिनॉप्सिस, तो उसी सिनॉप्सिस के सहारे हमें चलना पड़ता है, हम और इधर उधर की चीजें नहीं कर सकते। तो हाँ, आपको लेकिन रिसर्च करने के दौरान आपको कुछ कुछ चीजें पता चलती हैं कि इसमें इस तरह से और रिसर्च किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें आप कहाँ पे देते हैं, रिकमेंडेशन के आपका एक सेक्शन आता है लास्ट में, वहां पे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि इस पे और क्या सजेशन हो सकता है, इसको इस स्टडी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उन सब का यहाँ पे आप सजेशन देते हैं। दिस पार्ट शो हाउ फाइंडिंग माइट बी अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी बताते हैं कि इस फाइंडिंग को आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि न्यूटन ने लॉ बनाया, न्यूटन्स लॉ, वो तो एक प्योर स्टडी था, लेकिन उन्होंने बताया होगा कि इनको हम कैसे कैसे किन किन जगहों में, किन साइंटिफिक स्टडीज में हम इनको यूज कर सकते हैं, तो आपने जो स्टडी किया है उसे आप किस किस जगह पे और यूज कर सकते हो, एज अ रेफरेंस आप किस जगह पे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप किसमें बताते हो, रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में बताते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। तो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में दिस प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑथर्स एंड पेपर्स साइटेड इन द रिपोर्ट एंड पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में आप क्या करते हो, उसको साइट करते हो। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है? मैं बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। मैम बिब्लियोग्राफी जो होती है ना वो बुक्स के लिए होती है, और रेफरेंस जो देते हैं हम बुक्स में, जो हमको सामग्री मिल गया है, मतलब कि जो हमको मटेरियल मिला है, जो हमारे काम का मटेरियल है, उसको हम एज ए रेफरेंस लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, जो हमने जिन किताबों की हमने सहायता ली है उनकी लिस्ट होती है। रेफरेंस को हम कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं हम उद्धरण। वो जो बुक्स के नीचे दी होती है ना फुटनोट्स, वो रेफरेंस कहलाते हैं। जी जी, सही कह रहे हैं। रेफरेंस मतलब क्या है, देखिए आप रिसर्च करने जाते हैं, जब आप कुछ लिखने जाते हैं तो क्या होता है कि आप एक बुक से पढ़ते हैं, दो बुक से पढ़ते हैं, लेकिन लिखते सिर्फ कुछ ही चीजें हैं। ठीक है, तो जिन चीजों को हमने जिन बुक से लिया है, ठीक है, एज इट इज लिया है, या उनके थॉट्स हमने उन बुक से लिए हैं,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन आपने एक पेज लिखने के लिए मान लीजिए 10 बुक पढ़ा है, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी में आ जाएगा। ठीक है, आपने भले ही उनके बारे में या उनको लिखा नहीं है, उनका एज इट इज रेफरेंस यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन उन बुक्स को आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं या साइट करते हैं, तो वो सब बिब्लियोग्राफी में आता है। रेफरेंसेस में आपके जर्नल, आर्टिकल, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, कुछ भी चीज आ सकता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में बेसिकली आपका बुक रहता है। क्लियर है, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस पूछा जाता है, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस में क्या डिफरेंस है करके। यस मैम, इसको मैम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे हम न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वो किसी के द्वारा पब्लिश होते हैं, तो वो हो गया हमारा रेफरेंस। और बिब्लियोग्राफी होती है जो बुक्स हम पढ़ते हैं, वो हमारी उसके अंदर जो चीजें होती हैं, किसी ने कहा तो हम उसको रेफरेंस लेते हैं और बुक को हम बिब्लो में ले लेते हैं, ऐसे। नहीं, हाँ वैसा है, लेकिन जैसे कि आपने जिस बुक से साइट किया है, मान लीजिए एक बुक है कोई भी एनाटॉमी की कोई बुक है, तो उसको आपने साइट किया है कहीं पे, तो आप उसको रेफरेंस में भी रखेंगे और बिब्लियोग्राफी में भी रखेंगे, दोनों में रखेंगे। ठीक है, लेकिन बिब्लियोग्राफी में वो बुक्स भी आएंगे जिसको आपने खाली पढ़ा है लेकिन लिखा नहीं है, उनके बारे, उन बुक से कुछ लिखा नहीं है लेकिन पढ़ा है आपने, रिसर्च यस मैम। करते हुए पढ़ा है, तो वो बिब्लियोग्राफी में आएगा। रेफरेंस में वही बुक्स आएंगे जिनके आपने साइट किए हैं, जिन बुक से आपने लिखा है एज इट इज, तो उन बुक्स को हम रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, जी मैम। हाँ, रेफरेंस में आपके साइटेशन, जर्नल वगैरह, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। चलिए, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। एक गुड रिसर्च की क्या क्वालिटी है या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो पहला क्या है, कंसाइजनेस। ठीक है, कंसाइज का मतलब क्या होता है, कंसाइज का मतलब उत्सुकता। कंसाइज मतलब छोटा से छोटा करना, बहुत छोटा, मतलब शॉर्ट, शॉर्ट में। हाँ, कंसाइज मतलब कि उसे क्या करना, एक तरह से ऐसे शब्दों का यूज करना जो आपके क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा, सागर में गागर में सागर, आप लोगों ने ये सुना है क्या, गागर में सागर, ऐसा मैम कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से कह इलेबोरेट दें। कर देना। ठीक है, तो वो क्या है, कंसाइजनेस होना चाहिए। आप मान लीजिए, हम कुछ बुक्स ऐसे होते हैं, या आपने लिखा है 200 पेज, उसको 200 पेज पढ़ने के बाद हम कुछ कंक्लूजन में ही नहीं पहुंच पा रहे, या हमें कुछ इफेक्टिव मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, और किसी ने एक पेज या एक आर्टिकल लिखा है और उसमें इतनी सारी चीजें हमें पता चल रही हैं, तो वो कौन सा अच्छा है, हमारा जो छोटी चीजों में ज्यादा बात कह देना। ठीक है, तो आपका जो रिसर्च है, गुड रिसर्च वर्क है, वो कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सूचना देने वाले होने चाहिए, लेकिन संक्षिप्त में। ऐसा नहीं कि हम उसी चीजों को घुमा फिरा के बहुत बार लिख रहे हैं, लेकिन हम उसके कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं, संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें कह देना। ठीक है, तो आपका जो रिसर्च है वो कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपकी सैम्पलिंग क्या है, वो सब चीजों में क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, इसके बारे में और हम पढ़ेंगे प्लैगरिज्म में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए। ऑनेस्टी यहाँ पे दो कंटेक्स्ट में है, एक तो आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया है उस कंटेक्स्ट में भी, दूसरा ये कि आपने किसी का, मतलब कि जो भी आपका रिजल्ट आया उसमें आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन यानी कि फेर बदल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रिजल्ट आया है कुछ अलग, और क्योंकि आपको अच्छा प्रूफ करना है, अच्छा दिखाना है अपने रिजल्ट को, इसलिए आपने सैम्पलिंग में, डाटा कलेक्शन में कुछ फेर बदल कर दिया अपने हिसाब से, और उसे बता दिया कि हाँ मेरा जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा आया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टी। लेकिन आपके रिजल्ट में, आपकी रिसर्च में क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। जो रिजल्ट आया है, जैसा आया है, उसे उसी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है तो लिटरेचर रिव्यू कर दिया, या फिर बीच बीच के पार्ट छोड़ दिए, लास्ट तक पहुंचना इसलिए नहीं, वो क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट होना चाहिए। ये भी हमारा एक गुड रिसर्च जो होता है, या रिपोर्ट राइटिंग का हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, या कि फिर क्वालिटी होनी होता है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब कि क्या है,
एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इतनी सारी जो चीजें पढ़ी, सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल डिजाइन, ठीक है, और रिसर्च डिजाइन, ये सब बेसिकली हमारे किस लिए है कि एक्यूरेसी है या नहीं हमारे रिसर्च में, उसके लिए, ठीक है। तो आपका जो रिसर्च है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए, इसी में आपके कुछ फीचर्स आते हैं। फीचर्स में क्या है, इट शुड बी cased on the fact that based है ये, it should be based on the fact and verified information and valid proof, ठीक है। आपका जो रिसर्च है वो फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, दुनिया कह रही है कि ये, मतलब कि हमारे धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आप उसके अपोजिट ही कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आकाश में है, धरती पे नहीं है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है हमारा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पे है, धरती पे है, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो फैक्ट्स हैं, जो बने बुनाए यूनिवर्सल लॉ है, उस पे बेस्ड होना चाहिए। उसके अपोजिट जाकर के आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप में इतनी हिम्मत या इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उस, जो आप कह रहे हैं उसे प्रूफ कर सकें। अदरवाइज जो आपके फैक्ट्स, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स बने हुए हैं, उन फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए आपका जो रिसर्च है, ठीक है। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे परीक्षण या पुनः परीक्षण करना चाहिए। वेरीफाइड मतलब क्या है, परीक्षण करके या पुनः पुनः परीक्षण करके उसे आप इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। तो आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीजें नहीं दे सकते। इसलिए आपका जो रिसर्च वर्क है या आप कोई आर्टिकल वर्क रिसर्च कर रहे हैं वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, परीक्षित होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वैलिड प्रूफ्स। आप जो दे रहे हैं तो उसके लिए वैलिड प्रूफ्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, कि ये सही ही है। इसके लिए आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ्स मतलब क्या है कि आपके पास प्रमाण होना चाहिए उसके रिलेटेड। उसके बाद क्या है आपका, क्लियर एंड इजिली अंडरस्टेबल, ठीक है। आपका जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क है, वो क्या होना चाहिए, क्लैरिटी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, क्लियर होना चाहिए, इजिली अंडरस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे वर्ड्स में लिख रहे हैं, जैसे कि हम इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में ही क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके लिए हमें डिक्शनरी खोलना पड़ता है, ठीक है। तो हम हर एक वर्ड्स के लिए डिक्शनरी नहीं खोल सकते। तो आपकी जो चीजें हैं वो क्लियरली अंडरस्टेबल होने चाहिए, दूसरों के समझ में आनी चाहिए। ऐसी भाषा, ऐसे तथ्यों का हमें यूज करना चाहिए, ना कि कठिन शब्दों का। कठिन शब्दों का नहीं, सरल से सरल, इजली या इजली वे में जो हम दूसरों तक ट्रांसमिट कर सकें, ऐसे चीजों को हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसर्च में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम एरर्स एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यानी कि वही वही बार बार आप, पहले हुआ हुआ है उसी को आप दोबारा से कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं। एंड फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एरर नहीं होने चाहिए उसमें, किसी भी तरह का एरर हमने पढ़ा था, याद है आप लोग को एरर, कौन कौन से एरर्स थे। एरर्स कौन कौन से थे। टाइप 1 और टाइप 2। हाँ, टाइप 1, टाइप मैम टाइप्स ऑफ एरर आपने बताया था। हम्म, यस मैम। बताइए क्या होता है। मैम टाइप 1 एरर वो होता है कि जिसमें हमारी नल हाइपोथेसिस होती है और वो ट्रू होती है, बट हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये किसकी और गलती सेकंड है, टाइप 1 एरर। मैम ये अल्फा होता है, इसको अल्फा बोलते हैं। टाइप 1 और एरर किसकी गलती होती है। मैम टाइप 1 वो जो गलती होती है टाइप 1 एरर में मैम, उसमें गलती मैम ये नहीं पता, शायद हमारी होती है। और किसी को पता है। नहीं पता है। टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 इसमें एरर। मतलब रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है ना इसमें, पहले मतलब जब वो सही होता है तभी, नहीं तो टाइप 1 एरर हो जाता है। हाँ, टाइप 1 एरर, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 2 जब एरर, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स हो जाती है,
एक्सेप्टेंस मतलब होने के बाद में हाइपोथेसिस जब फॉल्स होती है तब ये टाइप 2 एरर होता है। मैम सेकंड टाइप ऑफ एरर जिसको हम लोग बीटा कहते हैं उसमें ये होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो फॉल्स भी होगी तो भी हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं गलत। और उसे किसी कंडीशन के हिसाब से वो हमें एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं। टाइप मैम जो नल है, बोलिए बोलिए। जो नल हाइपोथेसिस होता है कि उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उसकी जब को मतलब वो गलत है। टाइप इसे तो एक ग्रेट मिस्टेक भी कहा जाता है। ये टाइप 1 के बारे में बता रहे हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए, टाइप 1 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर में क्या होता है? टाइप 1 एरर में होता है कि इसमें जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स। नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू रहता है, सही रहता है, बट रिसर्च अपनी गलती पर इसको क्या बना देता है? फॉल्स बता के अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या कर लेता है? वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। या तो डाटा मैनिपुलेट करता है या फिर कुछ चीज, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही करना है, ऐसा हमारा माइंडसेट होता है। इसलिए हम जो रिसर्चर है वो क्या करता है? नल हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी, नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर अल्फा। क्लियर? जी ठीक है। यस मैम। टाइप 2 एरर क्या है आपका? टाइप 2 एरर में होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है? फॉल्स है, लेकिन फिर भी रिसर्चर जो होता है उसको ट्रू मानना पड़ता है, मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ता है। ड्यू टू, इसका रीजन क्या होता है? कोई बता सकते हैं? ड्यू टू व्हाट? मैम सेकंड नल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस जब वो फॉल्स होती है तो उसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि मतलब वो जो रिसर्च होता है उस चीज को एक्सेप्ट करता है, उसमें जो डेटा होता है ना वो किसी स्पेसिफिक तरीके से वो सही होता है तो उसको वो या किसी तरीके से उसे एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है वो अल्टरनेटिव जो सेकंड नल हाइपोथेसिस टाइप 2 एरर होता है। ड्यू टू सैंपल साइज, ठीक है। सैंपल साइज या रिसर्च डिजाइन की वजह से गलती हो जाती है और उसको नल हाइपोथेसिस गलत होते हुए भी उसे क्या करना पड़ता है? सही मानना पड़ता है। ये किसकी गलती होती है? सैंपल साइज या फिर रिसर्च डिजाइन की गलती होती है। फर्स्ट जो है वो रिसर्चर की गलती होती है। क्लियर है? अभी दोबारा जाके ओके पढ़िए मैम। इन सभी को। यस, तो किसी भी तरह का आपके जो रिसर्च है उसमें एरर नहीं होना चाहिए और डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि बार बार हम वही, जैसे कि अभी 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 क्योंकि पीएचडी करना है, इस कोड में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रिसर्च जो हमारा है, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में कोई रिसर्च हुआ है उसी को संस्कृत में ट्रांसलेट कर ले रहे हैं, संस्कृत में जो रिसर्च हुआ है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इस तरह का डुप्लीकेट आपका रिसर्च नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है रिजल्ट फोकसेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। आपका जो रिसर्च है, आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। घुमा फिरा के जलेबी की तरह हम घूम रहे हैं लेकिन हम एक पॉइंट पे, एक रिजल्ट पे या सेंटर पे हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो वो उस तरह का आपका रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड आपका रिसर्च होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, फोकस्ड होना चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमारा रिसर्च क्या है। जैसे कि हम मैथ्स, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, 10th तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था मैथ्स में कि हमें कुछ चीज प्रूफ करना रहता था, राइट साइड एलएचएस जो हम बोलते थे, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा करके प्रूफ करना रहता था। तो हम क्या रहते थे? हम एक साइड को लेते थे और फोकस्ड रहते थे कि हमें यही निकालना है,
ठीक है। हमारे दिमाग में क्या रहता था कि बस हमें यही निकालना है, यही निकालना है। तो इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि हमने जो हाइपोथेसिस में, हमने जो ऑब्जेक्टिव में लिया है, हमारा जो उद्देश्य है, उसके प्रति आपका जो रिसर्च है वो फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू में होना चाहिए, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, उसके बाद हमारा मेन बॉडी होना चाहिए, फिर कंक्लूजन होना चाहिए, फिर बिब्लियोग्राफी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो आपकी सारी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। पहले कंक्लूजन लिख दिया, फिर रिजल्ट लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं। आपकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इथिकल रिपोर्ट राइटिंग। इसमें एथिक्स भी आपके होने चाहिए कि क्या क्या एथिक्स हैं। एथिक्स के बारे में हम नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे, कल या परसों वाली क्लास में। ठीक है, तो एथिक्स क्या क्या है हमारे, क्या क्या हमारे एथिक्स मतलब क्या होता है, नैतिकता जो होती है। ठीक है, जो हमारे मोरल वैल्यू होते हैं, तो वो सारी चीजों से आपका जो रिसर्च है वो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, उसमें मोरल वैल्यू, नैतिकता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है टाइमली प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेस्ड। मतलब कि मान लीजिए हमें पीएचडी में कितना मिलता है, 3 से 5 साल का समय हमें मिलता है। ठीक है, तो उस समय में आपको वो चीज कंप्लीट करनी है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका 5 साल का समय आप 7-8 साल तक कर ही रहे हैं, 7-8 साल तक आपका रिसर्च जा रहा है, इस तरह से नहीं। वो चीज टाइमली आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, डिस्पेस्ड भी होना चाहिए। डिस्पेस्ड इन द सेंस दूसरों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फीचर्स हैं कुछ, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जी फिर मैम। आपके यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग्स आता है। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग्स में, राइटिंग रिपोर्ट में क्या है, पहला क्या है, प्रिलिमिनरी पेजेस, जो आपके शुरुआती पेजेस में क्या क्या होता है, आपके टाइटल होते हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अप्रूवल्स होता है, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी से, आपके गाइड से अप्रूवल मिलता है कि हाँ ये इसका ओरिजिनल रिसर्च है, इस टॉपिक में इसने रिसर्च किया है। अगर आप लोगों ने थीसिस वगैरह देखी है क्या आप लोगों ने थीसिस, सभी ने थीसिस देखी है? यस मैम। तो उनके शुरू पेजेस यस में मैम। जो होता है देखिए मैम। हाँ, सर्टिफिकेट्स होता है, आपके आपके गाइड का कुछ नोट उसमें लिखा हुआ होता है कि गाइड आपके नोट्स लिख के देते हैं, सर्टिफिकेट्स उसमें रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, अप्रूवल्स होती हैं। फिर आप एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि किस किस ने आपकी हेल्प की है, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली है, तो उन सबको आप शुरू पेज में एक्नॉलेजमेंट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। फिर प्रीफेस फॉरवर्ड, प्रीफेस एंड फॉरवर्ड्स लिखते हैं, यही आपका मेन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट की तरह होता है, जिसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट देते हैं कि आपका रिसर्च कहाँ से आपने किया है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो ये प्रीफेस और फॉरवर्ड फेसेस, जैसे हम बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसमें हम शुरू में जो प्रीफेस होता है, प्रकथन जो बोलते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इन बुक्स में क्या क्या होगा। इसी तरह से आपके थीसिस में भी इस तरह का होता है। फिर उसके बाद आप लिस्ट ऑफ टेबल, कंटेंट, फिगर्स वगैरह, आपने जो कंटेंट टेबल देते हैं, कौन कौन से टेबल्स यूज किए हैं या कौन कौन से एब्रीवेशंस आपने यूज किए हैं, वो सारी चीजों का आप यहाँ पे क्या देते हैं, एक टेबल देते हैं। ठीक है, ये सब प्रिलिमिनरी पेजेस में होता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर एजम्पशन आपका क्या है, मतलब कि आप क्या परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, कुछ कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगे, जैसे वेरिएबल क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल क्या है, इन सब के बारे में। लिटरेचर रिव्यू आपने कहाँ कहाँ से किया है, ये सब आपके इंट्रोडक्टरी सेक्शन में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आप किस तरह के डिजाइन यूज कर रहे हैं, क्या क्या अप्रोचेस है आपके, किस तरह के अप्रोच थे हमारे रिसर्च के, 2 अप्रोच पढ़े थे ना हमने, अप्रोचेस ऑफ रिसर्च में, याद है क्या? एनीवन? शुरू के हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ा था अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, नहीं याद है? पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ा था, यस मैम। तो वो आपका अप्रोच है।
ठीक है, किस टाइप का आप अप्रोच कर रहे हैं, पॉजिटिविज्म अप्रोच कर रहे हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च सेटिंग्स क्या क्या है, क्या क्या सेटिंग्स आपने की है, सैंपल कैसे लिया है, पॉपुलेशन क्या है, डाटा कलेक्शन कहाँ से कर रहे हैं, वेरिएबल्स क्या क्या है, टूल्स क्या क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इन सब का आप पहले ही मेथोडोलॉजी में आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टूल आप यूज करेंगे, उसके बाद आप उसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते। आप सिनॉप्सिस जो लिख के देते हैं उन्हीं सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, चलना होता है आगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका होता है एथिकल सेक्शन। एथिकल सेक्शन में आपका आता है रिजल्ट, फिर आपका आता है समरी। ठीक है, समरी आपने क्या किया, डिस्कशन करते हैं आप, फिर कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके एथिकल सेक्शन होती है, इसमें आप कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते, ये आपकी पूरी तरह से एथिकल होनी चाहिए। इसमें आप किसी भी तरह का प्लेगरिज्म वगैरह भी यूज नहीं कर सकते। प्लेगरिज्म समझ में आ रहा है ना आप लोग को, प्लेगरिज्म? मैम कॉपी पेस्ट साहित्यिक चोरी। करना। हाँ, शास्त्र चोरी। फिर आपका आता है इम्प्लीकेशन सेक्शन। इम्प्लीकेशन में जैसे हमने रिकमेंडेशन में दिया था कि क्या यूटिलाइजेशन है आपके रिसर्च के, और लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कि क्या होता है कि आपके रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे बताना रहता है कि हम इस जगह पे हमारी कमी है, इसको नेक्स्ट रिसर्च में कोई भी जो करना चाहते हैं वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन देते हैं आप कि आप इस तरह का नेक्स्ट रिसर्च करेंगे तो आपको किस तरह से सैंपल साइज कलेक्ट करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए आप एक रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, फिर एक बिब्लियोग्राफी आप अपना पूरा रखते हैं कि क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ी हैं, कौन सी पब्लिकेशन की पढ़ी है, तो उन सब का एक बिब्लियोग्राफी आप देते हैं। फिर उसके बाद आप एक अपेंडिक्स रहता है इसमें। अपेंडिक्स में मतलब कि जैसे आपने कोई क्वेश्चनरी वगैरह यूज किया है तो उन सब का पूरा इंट्रोडक्शन आप पीछे लगाते हैं, तो ये आपके अपेंडिक्स के अंतर्गत आता है। क्लियर है? यहाँ से ये मत समझिएगा कि ये जनरल नॉलेज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इम्प्लीकेशन सेक्शन में क्या क्या चीजें रहती हैं, एथिकल सेक्शन में क्या क्या चीजें रहती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको एज अ इंफॉर्मेशन आप लोग मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा बनता है इसलिए आप लोग को ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। चलिए, ओके मैम। नेक्स्ट हमारा है रेफरेंसिंग फॉर्मेट। ठीक है, रेफरेंसिंग फॉर्मेट जो MLA, APA, AMA, ASA, शिकागो मैनुअल स्टाइल, CBE, हार्वर्ड स्टाइल, CGOS। ठीक है, यहाँ पे मैं दो के ही फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, बाकी के फुल फॉर्म सभी आज मेरे को सर्च करिएगा क्लास के बाद जाके, ये PDF मैं आपको भेज दूंगी, सर्च करिएगा उसके, या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर मैं नहीं भेज पाई तो आपको इनके फुल फॉर्म मेरे को सर्च करके भेजना है अभी। ठीक है, क्लास के बाद, आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है, क्लास के बाद आप इन सभी के फुल फॉर्म सर्च करके भेजेंगे, ये आपका होमवर्क है आज का। चलिए, तो कुछ बेसिक हमारा जो दो ही रेफरेंसिंग स्टाइल हम ज्यादातर क्वेश्चन में भी आपके आता है और ज्यादातर हम यूज भी करते हैं, MLA और APA स्टाइल। बाकी के स्टाइल्स हैं और भी, लेकिन हम जो हमारी ह्यूमैनिटी या फिर हमारे सोशल साइंसेज वगैरह में हम ज्यादातर दो ही स्टाइल्स को यूज करते हैं और आपके क्वेश्चन में भी इन्हीं दो स्टाइल्स से ज्यादा आता है। ठीक है, तो हम इन दो स्टाइल्स में क्या क्या किस तरह से रेफरेंसिंग की जाती है उनके विषय में अभी हम देखेंगे। तो पहला आपका है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी इनका पूछा जाता है कि क्या है, MLA का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, MLA का फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका वाइडली यूज्ड इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी जैसे कि हमारा जो सोशल साइंस है, योगा है, साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजी में तो नहीं, सॉरी, जो भी ये ह्यूमैनिटी वाले जो सेक्शन होते हैं जैसे कि साहित्य है, ज्योतिष है, इन सब में क्या यूज किया जाता है, MLA वाला जो रेफरेंसिंग है वो ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशली इन राइटिंग ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो भी लैंग्वेज और लिटरेचर, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सब में हम MLA स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन अ फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर,
ये जो है आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि एमएलए रेफरेंसिंग स्टाइल कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से फील्ड में यूज किया जाता है, साइंटिफिक में यूज किया जाता है या आर्ट एंड लिटरेचर में, ह्यूमैनिटी में यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एमएलए स्टाइल जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और इसे हम कहाँ ज्यादातर यूज करते हैं, ह्यूमैनिटी के फील्ड में, लैंग्वेज, आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में हम एमएलए स्टाइल को यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा साइंटिफिक है, साइकोलॉजी है, उन सब में हम एपीए स्टाइल को यूज करते हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे व्हाट इज साइटेशन, साइटेशन जनरली एनी प्रिंट रिसोर्सेज यू यूज हैज एन ऑथर, क्रिएटर, टाइटल, प्लेस, पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिशर, डेट, ये सब जिसमें रहता है, मीडियम कौन से मीडियम में है, उस तरह से हम उसको, मतलब कि साइटेशन का मतलब क्या है कि एक, जैसे आपको, आपके घर में आपको कोई चीज मंगवाना है, ठीक है, आप बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के लिए हमें कुछ चीज मंगवाना है या किसी को भेजना है, तो हम एड्रेस डालते हैं ना उनका, एड्रेस डालते हैं कि आप लोग किसी को कुछ चीज भेजते हैं तो, ठीक है, यस मैम, एड्रेस डालते हैं। तो एड्रेस में हम क्या क्या डालते हैं, एड्रेस में हम कैसे डालते हैं, उनका क्या क्या एड्रेस डालते हैं। मैम पहले उनका नाम आता है, फिर उनका एड्रेस आता है, और फिर उनका फोन पिन कोड, फिर उनका फोन नंबर, नहीं फोन नंबर नहीं आता, मतलब खाली नाम और एड्रेस आता है। नाम आता है, उनका पूरे जगह का कौन सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर क्या है, ठीक है, पूरा डालते हैं ना, बिल्डिंग नंबर क्या है, कौन सी कॉलोनी है, फिर कौन से एरिया में है, कौन से शहर में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फिर कौन से स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद हम उनका क्या करते हैं, पूरा पिन नंबर डालते हैं, मीन्स एक पूरा हम उसको क्या देते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है, तो उसी तरह से रेफरेंसिंग आपका क्या है कि एक पूरी तरह से उस बुक के विषय में जानकारी देना। ठीक है, कि वो बुक किसने लिखी है, क्या उसका टाइटल है, ठीक है, कब वो छपी है, कौन से पब्लिकेशन से छपी है, और आपने उस बुक से कौन से पेज नंबर से लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जब आप उसको साइट करते हैं, ताकि अगर उसको क्रॉस चेक कोई करना चाहे या उस बुक तक कोई पहुंचना चाहे तो इजीली वहां तक पहुंच जाए। उस बुक का साइटेशन, उस बुक का क्या होता है, फुल एड्रेस होता है। अगर हम उस एड्रेस तक पहुंचना चाहें या उस बुक तक पहुंचना चाहें तो इजीली हम पहुंच पाए, तो उस तरह से उसे हम क्या कहते हैं, साइटेशन कहते हैं। ठीक है, जनरली सिंपल लैंग्वेज में क्या है, वो बुक का एड्रेस है। क्लियर, जैसे कि एमएलए में आपका यहाँ पे लिया हुआ देखिए, रॉलिंग, जेके, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स। ठीक है, ये उस बुक का नाम है, ये उसके राइटर हैं, ऑथर हैं। न्यूयॉर्क में ये बुक छपा हुआ है, स्कॉलेटिक्स में 1999 में ये बुक छपा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पूरा एक उनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, नॉट एवरी आइटम हैज एन ऑथर और एडिटर, जब उसमें ऑथर एंड एडिटर नहीं होता है तो वो बुक कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइटल से उस बुक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो उसका ऑथर है इसलिए हमने उनको ऑथर से स्टार्ट किया है, लेकिन इनमें क्या है, ऑथर नहीं रहते हैं तो हम उसको टाइटल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द टाइटल ऑफ द आइटम इज इटैलिक में होता है। ठीक है, ये चीज भी पूछा जाता है, इसमें टाइटल किस में होता है, इटैलिक में होता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इट कैन बी अंडरलाइन, अगर इटैलिक में आपको नहीं करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। दो तरह से होता है, ये इटैलिक में होता है, एमएलए में टाइटल जो है वो इटैलिक में होता है या फिर अंडरलाइंड होता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके बनते हैं कि एमएलए साइटेशन में टाइटल किस फॉर्म में होता है, इटैलिक में होता है, नॉर्मल होता है, बोल्ड होता है, अंडरलाइंड होता है, तो ये क्या होता है, इटैलिक में होता है। ठीक है, नोट द पंक्चुएशन यूज किया जाता है। ठीक है, पीरियड, फॉलो ऑथर, ऑथर क्या है, फिर टाइटल क्या है, डेट क्या है, मीडियम क्या है, इन सब में कॉलन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर सेपरेट द पब्लिशर फ्रॉम द डेट, डेट से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप देखिएगा, कुछ कुछ बुक्स वगैरह जो आती हैं आपके पास होंगी
उनमें भी रेफरेंसेस रहते हैं, कुछ जर्नल्स हैं उनमें भी रेफरेंसेस रहते हैं। तो उन सबको देख करके क्या ये रेफरेंसिंग स्टाइल है, ये किस टाइप के रेफरेंस है, तो उन सब चीजों को अभी से क्या करिए, बार बार देखना देखिए, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा एज ए एग्जाम पर्पस भी, और आपके ये आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको जो पीएचडी करना है आगे, मतलब कि एकेडमिक्स में जाना है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिसर्च एंड टीचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर क्या है, द सेकेंड एंड फॉलोइंग लाइन आर इंटेंडेड हैंगिंग इंटेंड ऑन द वर्क साइटेड लिस्ट। ठीक है, इनको सभी को क्या किया जाता है, साइटेड लिस्ट में रखा जाता है। तो कहाँ पे कॉमा लगता है, कौन सी चीज इटैलिक में होती है, ये सारी चीजें आप देखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट इस देखिए क्या होता है कि न्यूज़पेपर है तो अलग तरह का होता है, और अगर वो बुक है तो अलग तरह से होता है, जर्नल है तो अलग तरह से उसका साइटेशन होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन को हमें साइट करना है, तो उसके लिए क्या होता है, ग्रीनबेर्ट एलन, किसने वो मैगजीन का जो आर्टिकल है या न्यूज़पेपर है वो किसने लिखा है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते हैं तो वो कोई कोई लिखते हैं अलग अलग, तो किन्होंने उनको लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद किस टॉपिक पे लिखा है, देखिए यहाँ पे ये चीज आपके इटैलिक में नहीं है, बुक में क्या थी, वो इटैलिक में थी। ठीक है, हैरी पॉटर वाली जो बुक है वो बुक वाली क्या थी, इटैलिक में थी, लेकिन ये पहली वाली यहाँ पे इटैलिक में नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल राइटिंग में है। उसके बाद जो आपका सीक्यू रिसर्चर, ये जो क्या होगा, कौन से मतलब कि जर्नल होगा। ठीक है, तो जर्नल क्या है, इसमें इटैलिक में है। ठीक है, जर्नल का जो नाम है या न्यूज़पेपर का जो नाम है वो क्या है, इटैलिक में है। फिर उसके बाद उसमें नंबर लिखा होता है कि कौन से पेज से कौन से पेज नंबर तक है। जैसे कि हर आर्टिकल क्या होता है, आप मैगजीन वगैरह रिसर्च जर्नल में देखेंगे तो एक जर्नल में क्या होता है, 5-6 आर्टिकल होते हैं, तो 5-6 आर्टिकल में से हर आर्टिकल का पेज नंबर रहता है। तो ये क्या है, आर्टिकल का पेज नंबर है कि 20 से लेके 33 तक में वो था। उसके बाद कब ये छपा था, 210 में छपा था। उसमें सॉरी, ये इसका आर्टिकल नंबर नहीं है, ये है उसका पेज नंबर, 773 से 769 पेज तक था। ठीक है, सीक्यू रिसर्चर और वेबसाइट में है ये 8 अक्टूबर 2010 में ये आया, ऐसा करके है। ये चीज क्या है, ये मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, इसको मैं आप लोग को कल देख के बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा है क्या साइटेशंस पहले किस तरह से रेफरेंसिंग करते हैं, विशाल जी आपने देखा होगा, देखा है क्या? मैम मैंने बुक्स का देखा है, और लेकिन उसमें सिंपल था। सिंपल था मैंने कैसे? सिर्फ बुक्स का ही देखा है। सिंपल था मीन्स कैसे सिंपल था? इसमें मतलब अंडरलाइन और इटैलिक उसमें फॉन्ट में नहीं था। हिंदी में रहा होगा, इस वजह से है क्या, हिंदी में देखा है? जी 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 जी। हाँ, हिंदी में हाँ थोड़ा जी। सा डिफरेंट रहता है, लेकिन आपको एग्जाम पर्पज से इंग्लिश वाला ही रेफरेंसिंग का वो यूज करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो इंग्लिश के उससे पूछा जाता है। उसके बाद जैसे वेबसाइट वगैरह है, तो वेबसाइट में भी यही होता है कि कौन ने किन्होंने इनको लिखा है, वेबसाइट का क्या उसका मतलब टाइटल क्या है, कब वो वेबसाइट पे आया है। ठीक है, और उसके वेबसाइट में जो लिंक रहता है तो वो भी आपको यहाँ पे क्या करना होता है, डालना होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके साइटेशंस होते हैं। क्लियर है क्या एमएलए? यस मैम। पहले क्या आता है उनका मतलब जो राइटर है, फिर उसके बाद टाइटल है, फिर ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप लोग लिख के रखिएगा, कहाँ पे कौन सी चीज इटैलिक वगैरह होती है, ये सारी चीजें भी लिख के रखिएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, एपीए स्टाइल होता है। एपीए को क्या कहते हैं हम, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एमएलए क्या था, मॉडल लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, और ये क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है, एपीए स्टाइल इज ऑफन यूज इन साइटेशन एंड फॉर्मेटिंग इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज जो होती है, साइकोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें, तो ये सब में क्या होता है आपका एपीए स्टाइल यूज किया जाता है। ठीक है,
जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिकल, क्रिमिनोलॉजी, इन सब में क्या यूज किया जाता है, नर्सिंग वगैरह, बिजनेस एंड नर्सिंग वगैरह की जो चीजें होती हैं जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, तो वहां पे हम क्या स्टाइल यूज करते हैं, एपीएस स्टाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज करते हैं और उसको उसका क्या फुल नेम है, वो भी आपको फुल फॉर्म क्या है वो याद रखिएगा, और कैसे उसके साइटेशंस किए जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट है ये, देखते हैं हम इसमें मेन। देखिए यहाँ पे क्या है, जर्नल का है और यहाँ पे क्या है, बुक का है। ठीक है, तो जर्नल का क्या है, देखिए पहले क्या है इसमें जो आपका एमएलए स्टाइल होता है उसमें नाम जो होता है वो सेम रहता है, जैसे है पूरा पूरा रहता है उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सरनेम पहले आता है और नाम का, जैसे कि मेरा नाम पूजा गवेल है तो क्या होगा, गवेल पूरा लिखाएगा और उसके बाद पी डॉट कॉमा लगा के क्या होगा, पी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लिखाता है, सरनेम बाद में पहले लिखाते है उसके बाद कॉमा करके आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा हमने देखा था एमएलए में क्या होता है, डेट वगैरह लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डेट या सन है वो क्या किया जाता है, नाम के जस्ट पार्ट आपका क्या आता है, डेट आता है। ठीक है, वहां पे क्या आता है, डेट लास्ट में आता है। उसके बाद हमने देखा एस्टेब्लिशिंग अ प्रोसेस फॉर द साइटेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, मतलब कि ये क्या है, उसका टाइटल है, तो टाइटल जो है वो जर्नल का टाइटल किस में होता है, नॉर्मल इसमें होता है। ठीक है, सीधे अक्षरों में इटैलिक में नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। उसके बाद किस जर्नल में वो छपा हुआ है, जर्नल का नाम होता है, तो कैनेडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है, जर्नल का नाम है जो किस में होता है, इटैलिक में होता है। ठीक है, फिर कौन सा इशू नंबर है, ये जब आप जर्नल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा इशू नंबर है, कौन से पेज नंबर है, इसमें रहता है। उसके बाद हर एक का क्या होता है, डीओआईजी नंबर होता है, डीओआईजी यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ऐसा एक नंबर आप देखेंगे कि हर एक जर्नल आर्टिकल में रहता है, तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, पहले ऑथर का नाम, फिर उसके बाद डेट, उसके बाद आर्टिकल का नाम, फिर जर्नल का नाम जो कि इटैलिक में होता है, उसके बाद आपके इशू नंबर, फिर आपका पेज नंबर और डीओआईजी नंबर। ठीक है, ये इस तरह से आपका क्या होता है, जर्नल का रेफरेंसिंग होता है। उसके बाद बुक के लिए क्या क्या होता है, बुक के लिए भी यहाँ पे कैसा होता है कि वही आपका नाम होता है और सरनेम आपका पहले आता है, उसके बाद जो भी आपका नाम है वो आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, आपके पहले पहले जो अक्षर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, डेट आता है, फिर रिव्यू ऑफ द बुक, बुक का रिव्यू ऑफ द बुक रहता है, जैसे कि कोई भी बुक रिव्यू किया है तो यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद सोशल साइंस एंड इंफॉर्मेशन, जिस भी आपने बुक का नाम लिखा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो आपके टाइटल ऑफ द बुक क्या रहेगा, इटैलिक में रहेगा। रिव्यू ऑफ द बुक मतलब समझे क्या आप लोग, रिव्यू ऑफ द बुक समझ में आया क्या? जब हम किसी बुक करते हो बुक ऑफ द रिव्यू ऑफ द बुक, हाँ, मतलब कि आप कोई बुक पढ़े हैं आवाज आ रही है? या तो उनका कुछ पार्ट ही लिए होंगे या कुछ चैप्टर से, जैसे कि हर बुक में 10 चैप्टर है, तो उस बुक का आपने पहले चैप्टर से लिया, दूसरे चैप्टर से लिया, तो कौन से चैप्टर से आपने लिया है, किस टाइटल से आपने लिया है, वो चीज आपका यहाँ पे रहेगा, कौन से चीज को आप रिव्यू कर किया है आपने। ठीक है, उसके बाद उस पूरे बुक का टाइटल रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, मतलब कि कौन से पब्लिकेशन से वो छपा हुआ है। ठीक है, फिर कौन से पेज नंबर में है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्या रहेंगी, जर्नल वॉल्यूम नेम वगैरह जो है, इशू क्या है, वो सब। और अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में मैं कल आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ये रिव्यू चीज जो है वो अलग है, हमें बुक का खाली वो करना है। ठीक है, ये गलत है, इसको मैं आप लोग को कल बताऊंगी। ठीक है, बुक का रिव्यू जो है, आप लोग भी देखिएगा इसका। जर्नल जो आर्टिकल है वो हमने देखा, बुक का हम कल देखेंगे, और इससे रिलेटेड आगे जो एथिक्स वगैरह हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक की जो चीजें हमने पढ़ी वो समझ में आया क्या? क्लियर है? ये
इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग देखिएगा अच्छे से, और जो हमने प्रीवियस में पढ़ लिया है वो सारी चीजें भी देखिएगा। बाकी और कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप उस